नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय में फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग मर्चेंडाइजिंग एवं मर्चेंडाइजिंग कार्य प्रक्रिया के बारे में आज मैं आपको प्रशिक्षण दूंगी। आज हम सबसे पहले समझेंगे कि मर्चेंडाइजिंग क्या होती है, मर्चेंडाइजर कौन होता है, मर्चेंडाइजर के प्रकार क्या होते हैं और उनके कार्य करने की प्रक्रिया क्या होती है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि मर्चेंडाइजिंग आखिर होती क्या है। मर्चेंडाइजिंग एक वितरण श्रृंखला के भीतर अच्छा उत्पाद या सेवा का विपणन और प्रचार है। इस वितरण श्रृंखला में उन व्यापारी कंपनियों को शामिल किया जाता है जो केवल उत्पाद को बनाने और उन्हें बिना बदले पुनः विक्रय करती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह एक कंपनी जो किसी अन्य कंपनी के उत्पाद खरीदती है और फिर चारों ओर घूमती है और उत्पाद को बिना किसी परिवर्तन के एक अंतिम उपयोगकर्ता तक ये पहुंचाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि यह एक प्रकार की कंपनी होती है जो किसी भी प्रोडक्ट, वो कोई जरूरी नहीं है कि कोई उत्पाद हो, वो उत्पाद भी हो सकती है या सेवा भी हो सकती है, उसका वो निर्माण करते हैं और उसको अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने तक की जितनी प्रक्रिया होती है वो सारी हमारी मर्चेंडाइजिंग के अंतर्गत आती है। आइए अब हम समझते हैं कि मर्चेंडाइजर होता कौन है, क्योंकि अगर हम मर्चेंडाइजिंग करते हैं तो वो किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा ही की जाती है। तो जो वो कार्य करते हैं उन्हें हम मर्चेंडाइजर कहते हैं। तो मर्चेंडाइजर का कार्य क्या होता है, कौन होता है, आइए हम समझते हैं। मर्चेंडाइजर उद्योग और खरीदार के बीच का एक पुल है। उसे हर काम को देखना पड़ता है, जैसे कि कच्चे माल का खरीदना जो उत्पाद को बनाने के लिए आवश्यक है, जैसे कपड़ा, बकरम, बटन, लेसेस, लेबल्स, टैग, शिपिंग से संबंधित प्रलेख तैयार करना, आखिरकार लास्ट में सबसे शिपिंग करना। ये सब उत्पाद बनाने की जितनी भी जिम्मेदारी होती है वो इसी व्यक्ति द्वारा की जाती है। एक कपड़ा निर्यात इकाई में आमतौर पर कई विभाग होते हैं, जैसे स्टोर, कटिंग, प्रोडक्शन, पैकिंग, चेकिंग, शिपिंग आदि, जिसमें मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट सभी को जोड़ने वाला कार्य करता है। कहने का तात्पर्य है कि मर्चेंडाइजर एक जो भी हमारा कस्टमर होता है और जो हमारा प्रोडक्ट बनाता है उनके बीच एक पुल की तरह कार्य करता है। जिस कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट बनाता है और जो वो बनाते हैं, जो वो निर्माण करते हैं उन प्रोडक्ट्स को अपने ग्राहकों के लिए, उनके बीच कम्युनिकेशन क्रिएट करता है, उनसे ऑर्डर लेता है, ऑर्डर लेके सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, प्रोडक्ट बनाने के बाद वापस वो उन्हें सेल करता है। सेल करने के उपरांत जो कंपनीज वो प्रोडक्ट बनाती है वो अलग अलग कस्टमर तक उसे पहुंचाने का कार्य करती है। तो हम इसे एक तरह से कह सकते हैं कि मर्चेंडाइजर एक मीडिएटर के रूप में भी कार्य करता है, एक उत्पादक और कस्टमर के बीच में। अब आइए हम समझते हैं कि मर्चेंडाइजिंग के कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह की मर्चेंडाइजिंग होती है, अलग अलग तरह के काम होते हैं जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो इन सबको मिला के हमारा मर्चेंडाइजिंग का कार्य कंप्लीट किया जाता है, लेकिन इनके भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है फैशन मर्चेंडाइजिंग, जिसमें जिसके जो मर्चेंडाइजर हैं वो फैशन मर्चेंडाइजर कहलाए जाते हैं। दूसरा होता है एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर, तीसरा होता है रिटेल मर्चेंडाइजर। ये तो हो गई तीनों कैटेगरीज की, ये कितने कैटेगरीज के मर्चेंट होते हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं इनके आगे बारे में कि इनके ये कितने तरीके के होते हैं और इनके कार्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहला आता है फैशन मर्चेंडाइजर। फैशन मर्चेंडाइजर में फैशन पूर्वानुमान, डिजाइन, उत्पाद का विकास से लेकर खुदरा बिक्री तक सभी गतिविधियां आती हैं। कहने का तात्पर्य है कि फैशन मर्चेंडाइजर का कार्य वहां से शुरू होता है जहां से किसी भी उत्पाद का उद्गम स्टार्ट होता है। जैसे कोई भी, अगर आप कोई सैंपल बनाना चाहते हैं, अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं किसी टॉप का, तो उस टॉप की डिजाइनिंग, उस उस प्रोडक्ट में क्या लगना है, कौन से ट्रिम्स लगने हैं, कौन से लेबल लगने हैं, कैसे लगने हैं, क्या लगने हैं, या ये सारा डिजाइन वो फैशन मर्चेंडाइजर करता है, जो बायर के थ्रू आपको काम प्रोवाइड कराता है। तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट होता है मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिजाइनिंग के काम होते हैं, उससे क्या बनना है, किस तरह का उसमें लेबल लगना है, किस तरीके का उसमें
एक्सेसरीज लगानी है, बटन लगाने हैं, धागे लगाने हैं, वो सब कैसे करना है, ये सारी चीजें वो फैशन मर्चेंडाइजर ही डिसाइड करता है बायर से कम्युनिकेशन करके। कम्युनिकेट कैसे करते हैं, वो या तो हम डाक के थ्रू करते थे, पहले के ज़माने में हम डाक की मदद से सारी चीज़ें मंगाते थे और उसे अपने प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर के पास प्रोवाइड कराते थे। बट आज के टाइम में लेटेस्ट ज़माना है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो इससे हमारा काम थोड़ा आसान हो गया है। इसमें क्या करते हैं, वो सारी जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो बायर से फैशन मर्चेंडाइजर के पास मेल पे सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर कोई ऐसा सामान या ऐसी कोई चीज़ है जिसे हम मेल पे क्लियर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए वो क्या करता है, बायर कुरियर के माध्यम से वो सारी चीज़ें फैशन मर्चेंडाइजर के पास उपलब्ध कराता है, जिससे वो सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करके एक जो बायर की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग एक सैंपल तैयार करता है। सैंपल तैयार करने के बाद जब वो सैंपल तैयार होता है, उसके अप्रूवल के लिए वो उस सैंपल को बायर के पास वापस भेजता है। जब ये सैंपल बायर की तरफ से सारे अप्रूवल्स के साथ ओके हो जाता है, तब उस प्रोडक्ट पे, उस सैंपल पे क्वांटिटी कितनी प्रोडक्शन में चाहिए, कितने पीसेस चाहिए, साइज वाइज क्वांटिटी क्या होगी, ये सारी चीज़ें वो बायर क्लोज करके अपने एंड पे फैशन मर्चेंडाइजर के पास वो ऑर्डर प्लेस कर देता है। यहाँ पे मर्चेंडाइजर का काम बायर के साथ खत्म हो जाता है। इसके बाद इसका कार्य शुरू होता है अपैरल मर्चेंडाइजर के साथ। अपैरल मर्चेंडाइजर कह सकते हैं या एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर के पास। उससे क्या काम होता है, इन मर्चेंडाइजर के साथ अपनी कोऑर्डिनेशन करना, सारी चीज़ें उन्हें समझाना, प्रोडक्ट उनके थ्रू बनवाना, पूरी प्रोडक्शन बनवाना। पूरी प्रोडक्शन के टाइम वो उनका फॉलोअप लेते हैं कि शिपमेंट कितने टाइम में बनेगी, क्या बनेगी। बीच बीच में वो चेकिंग भी करते रहते हैं कि प्रोडक्ट सही बन रहा है, नहीं बन रहा है, कपड़े की क्वालिटी सही है कि नहीं है, स्टिचिंग क्वालिटी सही है कि नहीं है। ये सारी देख रेख वो अपनी निगरानी में करके और पूरी शिपमेंट तैयार करके वो फिर से बायर के पास पूरी शिपमेंट भेजते हैं। बायर के पास जब शिपमेंट जाती है तो वो अलग अलग स्टोर्स पे उनको डिस्ट्रीब्यूट करके अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाता है। तो ये था फैशन मर्चेंडाइजर का कार्य। अब जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि ये किससे काम करवाते हैं, एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर या अपैरल मर्चेंडाइजर से। तो आइए अब हम समझते हैं कि अपैरल मर्चेंडाइजर का कार्य। अच्छा, एक चीज अभी रह गई है, इसके कार्य प्रगति को हम अगर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो फैशन मर्चेंडाइजर का कार्य क्या है, आइए हम समझते हैं। इसमें सबसे पहला इसका कार्य होता है फैशन फोरकास्टिंग। फैशन फोरकास्टिंग का मतलब किसी भी प्रोडक्ट को लोग कितना पसंद कर रहे हैं। जैसे अगर कोई टॉप आप बना रहे हो तो उसका गले का शेप कैसा होना चाहिए, स्लीव कैसी होनी चाहिए, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो ये बायर की रिक्वायरमेंट, बायर की चॉइस के अकॉर्डिंग ये फैशन की फोरकास्टिंग करते हैं। मतलब उसको अनुमान लगाते हैं कि ग्राहक को क्या पसंद होगा। उस पसंद के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, एक डिज़ाइन डेवलप करते हैं। डिज़ाइन डेवलप करने के बाद डिज़ाइन डेवलप करते हैं। डिज़ाइन डेवलपमेंट मीन्स सारी रिक्वायरमेंट्स, अगर कोई कौन सा कपड़ा इस्तेमाल करना है, कौन सी बटन इस्तेमाल करनी है, कौन सी एम्ब्रॉयडरी मोटिव इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें वो एक पेपर पे बनाते हैं जिसे हम कहते हैं स्केचिंग। स्केचिंग बना के उसके बाद अगला काम आता है इनका सैम्पल प्लानिंग। इसके बाद वो क्या करते हैं, उस जो डिजाइनिंग की हुई होती है उसके वो सैंपल बनाते हैं। सैंपल मतलब एक्चुअल फैब्रिक में एक्चुअल एम्ब्रॉयडरी के साथ एक सैंपल तैयार किया जाता है, जिसपे हम बायर से अप्रूवल ले सकते हैं कि भाई ये हमारा भविष्य का है, हमारी ये कलेक्शन है, ये हमारे सैंपल्स है, आप इनको देख लीजिए। इसमें देखने के बाद जो आपको पसंद आता है हम उसकी फिर प्रोडक्शन करते हैं। तो जैसे ही सैंपल की प्लानिंग खत्म होती है, इसके बाद अगला स्टेप आता है प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन। इसमें क्या होता है, उसमें जो भी सैंपल ओके करते हैं, जो भी सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है बायर को कि इनकी ह्यूज क्वांटिटी उन्हें चाहिए, उसकी अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन की तैयारी करते हैं, जिसे हम कहते हैं मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग। इसमें सारी प्लानिंग होती है। इसमें बायर और प्लस हमारे जो फैशन मर्चेंडाइजर होते हैं वो एक प्लानिंग करते हैं अपनी टीम के साथ कि हमें उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कैसे करनी है,
कितने दिन के अंदर करनी है, कैसे करनी है, क्या क्वालिटी रहेगी, कितना टाइम लगेगा, ये सारी प्लानिंग हम मर्चेंडाइजिंग के अंदर करते हैं कि ताकि हमारी शिपमेंट टाइम पर कस्टमर के पास पहुंच सके। जब ये प्रोडक्शन हाउस में बन जाते हैं, उसके बाद उनसे वो प्रोडक्ट खरीदना और इसे वापस बायर्स को बेचने का काम, ये सबसे आखिरी स्टेप होता है फैशन मर्चेंडाइजर का। एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है, इसको अभी हम आगे समझते हैं। अच्छा, अब आइए अब आगे समझते हैं एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजिंग की कार्य प्रक्रिया के बारे में। अभी हमने समझा क्या, जो फैशन मर्चेंडाइजिंग के बारे में, जहाँ पे फैशन मर्चेंडाइजर का काम खत्म होता है, वो ऑर्डर मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट को देते हैं, एक्सपोर्ट मर्चेंट के पास देते हैं, वहाँ पे एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर का कार्य स्टार्ट होता है। अपैरल एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजिंग में किसी भी एक उत्पाद के ऑर्डर मिलने के बाद उस प्रोडक्ट के एक सैंपल से लेकर पूरी शिपमेंट बाहर जाने तक, भेजने तक समस्त कार्य इसी के अंतर्गत आता है। यह पूरी प्रक्रिया को निम्नलिखित कारकों से होकर गुजरना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि एक शिपमेंट जाने के लिए ये 6 कारक हैं। ये 6 कारक बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सबसे पहला कारक है राइट प्रोडक्ट। अगर एक्सपोर्ट हाउस वाले कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जो भी स्पेसिफिकेशन बायर से मिली है, जो क्वालिटी अप्रूव हुई है, प्रोडक्ट उसी क्वालिटी में, उसी स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत बननी चाहिए। इसके बाद दूसरा है राइट लोकेशन। जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो राइट लोकेशन पे बननी चाहिए। मतलब जिस प्रोडक्ट आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो किस, अगर ठंडे समय के लिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, गर्म प्रोडक्ट बना रहे हो, तो वो उसी लोकेशन पे शिपमेंट उसकी जानी चाहिए। राइट टाइम सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई शिपमेंट आपकी जानी है ठंडी के वक्त में, तो वो उस टाइम पे पहुंचनी चाहिए। अगर उस टाइम पे वो नहीं पहुंचेगी तो उस प्रोडक्ट का बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रोसेस है राइट प्रोसेस। आपकी जो भी है, जो भी सैंपल बनते हैं उनका एक प्रोसेस होता है, कटिंग, फिर स्टिचिंग, फिर फिनिशिंग। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसके अलावा गारमेंट में बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनका एक सीक्वेंस होता है। तो हमेशा किसी भी गारमेंट को बनाने के लिए हमेशा उसका सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, ताकि अंत में जो गारमेंट बने वो अपनी सबसे अच्छी क्वालिटी में बन के आए। राइट पीपल मतलब जो भी आप गारमेंट बना रहे हो, वो उस प्रोडक्ट के लिए, जिस पीपल के लिए बना रहे हो, जिन लोगों के लिए बना रहे हो, उन्हें वो प्रोडक्ट पसंद आना चाहिए। अगला फैक्टर है राइट क्वालिटी। जब भी वो आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसकी क्वालिटी हमेशा अच्छी हो। जो भी क्राइटेरिया तय किए गए हैं उस क्राइटेरिया को मीट करते हुए आपको प्रोडक्ट बनाना होता है। अब आइए चलिए हम समझते हैं कि एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर की कार्य प्रक्रिया क्या है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा कुछ इंग्लिश के वर्ड्स यूज करूंगी, जिससे आपको, अगर आप किसी एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर बनते हो या किसी एक्सपोर्ट हाउस में काम करते हो, तो अगर आप इस वर्ड से फैमिलियर रहेंगे तो आपको बहुत सुविधा होगी। इस चीज़ को आप सुना हुआ होगा तो आपको उस चीज़ को समझने में, अपने सीनियर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में, समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए हम समझते हैं कि मर्चेंडाइजर की कार्य प्रक्रिया क्या है। इसमें सबसे पहला कार्य आता है रिसीव आर्टवर्क एंड साइज स्पेसिफिकेशन फॉर डेवलपमेंट और सैंपल। कहने का मतलब ये है, जब भी हमें कोई सैंपल बनाना होता है तो उसका एक सैंपल स्पेसिफिकेशन शीट, अगर या तो बायर के पास सैंपल होता है तो वो सैंपल ही दे देते हैं, अगर उनके पास सैंपल नहीं है तो वो क्या करते हैं, जो भी डिज़ाइन उन्हें चाहिए होती है उस डिज़ाइन, उससे संबंधित एक स्केच तैयार करते हैं। उनसे रिलेटेड जो भी मटेरियल, फैब्रिक होती है, उनकी एक शीट बनाते हैं जिनमें उनकी छोटी छोटी कटिंग्स लगा के वो एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर के पास भेज देते हैं। उस रेफरेंस को लेते हुए ही एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर अगला स्टेप करता है। जो अगला स्टेप है मेकिंग डेवलपमेंट सैंपल। मेकिंग डेवलपमेंट सैंपल मीन्स कि आपको जो भी स्पेसिफिकेशन शीट मिली है उस शीट के अकॉर्डिंग आपको एक सैंपल डेवलप करना होता है, जिस सैंपल को डेवलप करने के बाद आप उसको वापस बायर के पास भेजते हो। बायर को अगर वो चीज़ें पसंद आती हैं तो अगला स्टेप आता है मीटिंग विद बायर फॉर प्राइस एंड ऑर्डर कंफर्मेशन।
कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका प्रोडक्ट अगर बायर को पसंद आता है तो बायर से हम क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। मीटिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारी ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी, उसका प्राइस क्या होगा, प्राइस मीट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर प्राइस मीट हो जाता है तो क्या करते हैं, बायर आपको ऑर्डर देते हैं जिस पे आपको आगे काम करना होता है, ऑर्डर तैयार करके बायर को देना होता है। जैसे ही आपके पास ऑर्डर कंफर्मेशन आ जाती है, आपका अगला कार्य शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहला काम आता है क्या, लैबडिप अप्रूवल। लैबडिप अप्रूवल क्या होती है, लैबडिप एक फैब्रिक की कटिंग होती है। जब भी कोई हमारे पास ऑर्डर क्लोज होता है तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि हमारे पास जो ऑर्डर आया है उसका मूल जो रॉ मटेरियल है वो क्या है। आपके पास जब भी कोई गारमेंट आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उसके फैब्रिक क्वालिटी, फैब्रिक का कलर, ये सारी चीजें चेक करना पड़ता है कि आपको जो प्रोडक्ट बनाना है उस फैब्रिक का कलर क्या होगा और क्वालिटी क्या होगी। कलर के लिए किसी भी कंपनी में जब कोई ऑर्डर क्लोज होता है तो हमारे पास जो भी फैब्रिक सप्लायर्स होते हैं वो एक छोटे छोटे कपड़ों की छोटी छोटी सी कटिंग देते हैं। कलर, जिस कलर में, अगर आप समझिए अगर आपका ऑर्डर ब्लू कलर में है और आपको ब्लू कलर में ही ऑर्डर आगे प्लेस करना है, तो जो फैक्ट्री वाले होते हैं, मिल होती है डाइंग की, वो क्या करती है, आपको नीले रंग के बहुत सारे छोटी छोटी 6 या 7 कटिंग के ऑप्शन देते हैं। वो ये आपको बताते हैं कि जो उनकी प्रोडक्शन डिप होके फैब्रिक कलर होके आएगा वो किस कलर में होना चाहिए। जैसे कि अगर ब्लू है, ब्लू में भी बहुत सारे टोन्स, अगर आप सेम कलर को कलर कराते हो तो बहुत सारे टोन आते हैं, ब्लू में ही बहुत सारे शेड्स आते हैं। तो ये हमें बायर से अप्रूवल लेनी पड़ती है कि किस कलर से, मतलब शेड में कितना डिफरेंस बायर ओके कर सकता है। तो इसके लिए हमें एक लैबडिप बनवानी होती है, लैबडिप बनवा के हमें बायर से अप्रूवल लेनी होती है। जैसे ये तो आप, हमें मर्चेंडाइजिंग में 2 काम एक साथ करना पड़ता है। एक तो आपकी प्रोडक्शन की चीजें अरेंज करनी होती हैं, साथ ही साथ हमें एक उस गारमेंट की सैंपल की फिटिंग का कार्य अलग से करना पड़ता है। तो जैसे ही आप लैबडिप अप्रूवल के लिए भेजते हो, अगला काम आपका आ जाता है मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपल फॉर अप्रूवल। कहने का मतलब है इसमें आपकी बहुत सारे सैंपल बनते हैं। जैसे सबसे पहला आपका सैंपल बनता है डेवलपमेंट सैंपल, जिसपे हमारा ऑर्डर क्लोज होता है। जैसे ही हमारा ऑर्डर क्लोज होता है उसके बाद हमारा दूसरा सैंपल बनता है फिट सैंपल, जिसमें हमारी सारी फिटिंग चेक की जाती है कि पर्टिकुलर अगर मीडियम साइज का कोई सैंपल है तो उस कंट्री के उस मेंबर के लिए अगर जो हम सैंपल बना रहे हैं उसकी प्रॉपर फिटिंग है कि नहीं है। इसकी अप्रूवल के लिए हमारा दूसरा सैंपल फिट सैंपल बनता है। जैसे ही हमारा फिट सैंपल ओके होता है, हमारे ऑर्डर जो अलग अलग साइजेस में होते हैं, जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सएल, डबल एक्सएल, तो उन अलग अलग साइजेस में भी हम सैंपल बना के बायर से अप्रूवल लेते हैं ताकि हम आगे भविष्य के लिए श्योर हो कि जो हमारी सैंपल बन रही है वो फिटिंग के अकॉर्डिंग बन रही है, उसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद जैसे ही हमारी ये चीजें कंप्लीट होती हैं, इसके ये तो हमारा साथ के साथ चलता है। इसके अलावा हमें और भी कार्य करते हैं। जो इसका अगला स्टेप आता है बल्क फैब्रिक, एक्सेसरीज एंड लेबल एंड टैग्स ऑर्डर। जब आपके पास ह्यूज क्वांटिटी में ऑर्डर होता है तो आपको बहुत सारे काम एक साथ करने होते हैं। जैसे ही आपके पास ऑर्डर आता है, आपने जैसे ही लैबडिप बनने के लिए दी, लैबडिप की आपकी अप्रूवल आपके पास आई, वैसे ही हम क्या करते हैं, वो लैबडिप जो जितनी हमें जो कलर हमारा अप्रूव होता है, हम सप्लायर के पास कपड़ा ऑर्डर कर देते हैं। उस वस्त्र से रिलेटेड जितनी भी एक्सेसरीज होती है, लेबल और टैग्स लगते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप मार्केट से बिग बाजार से शॉपिंग करते हैं या अच्छी किसी कंपनी, ब्रांडेड कंपनी की स्टोर से शॉपिंग करते हैं, तो आपके कपड़े में कुछ लेबल्स लगे होते हैं, कुछ वॉश केयर लगे होते हैं, कुछ टैग्स लगे होते हैं, जिसमें सारी स्पेसिफिकेशन होती है कि आपको कपड़ा कैसे वॉश करना है, प्रेस कैसे करना है, ड्राई क्लीन करना है कि नहीं करना है। तो इसी तरह की बहुत सारी लेबल्स और टैग, इंस्ट्रक्शंस वाले लेबल्स टैग लगते हैं। इन सबको आपको साथ के साथ ही ऑर्डर करना होता है। एक तरफ आप फैब्रिक ऑर्डर करते हो, उनकी कलरिंग करवाते हो, डाइंग करवाते हो, साथ के साथ हमें उससे रिलेटेड जितनी भी लेबल ट्रिम्स होते हैं वो ऑर्डर करने होते हैं। उसके अलावा उसके साथ आप जो डिफरेंट टाइप्स के एक्सेसरीज यूज कर रहे हो, अगर मान लो किसी प्रोडक्ट पे कोई एम्ब्रॉयडरी हो रही है, तो अगर कोई मटली एम्ब्रॉयडरी का पीस लग रहा है या धागा है,
तो इन सबको भी आपको टाइमली ही ऑर्डर करना होता है। एक तरफ आप फैब्रिक ऑर्डर करते हो, साथ में एक्सेसरीज ऑर्डर करते हो, उसके साथ ही साथ लेबल टैग्स ऑर्डर करते हो, क्योंकि ये इनके जितने भी होते हैं इनको घर में लाने के लिए, प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले इन हाउस करने के लिए कम से कम 15 से 25 दिन का टाइम चाहिए होता है, और फैब्रिक के लिए तो और भी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, 30 से 45 दिन का टाइम। तो ये आपको टाइम रहते अपने समय पे ऑर्डर करना होता है। इसके बाद आता है मेकिंग प्री प्रोडक्शन सैंपल, पीपी सैंपल। पीपी सैंपल का मतलब ये होता है कि जब भी हमारा पूरा प्रोडक्शन का फैब्रिक, एक्सेसरीज, लेबल्स, टैग जितने भी आ जाते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, उनको यूज करके हम एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं प्रोडक्शन से पहले, जो प्री प्रोडक्शन सैंपल होता है, जिससे हम बायर को ये बता सकें कि जब आपके पास हमारा प्रोडक्ट पहुंचेगा तो वो किस स्थिति में होगा, किस साइज का होगा, उसकी पैकिंग कैसे होगी, उसकी फिनिशिंग कैसे होगी, उसकी प्रेसिंग कैसे होगी। ये सारी अप्रूवल हम उस सैंपल पे ले लेते हैं। इसके बाद अगला स्टेप आता है आफ्टर अप्रूवल ऑफ सैंपल, अरेंज पीपी मीटिंग। जैसे ही आपकी क्लोजर हो जाती है पीपी पे, हम एक पीपी मीटिंग बुलाते हैं। पीपी मीटिंग मतलब प्री प्रोडक्शन मीटिंग। वो मीटिंग इसलिए की जाती है जिसमें आपके फैशन मर्चेंडाइजर भी बैठते हैं आपके साथ, प्रोडक्शन के भी जितने बंदे होते हैं वो बैठते हैं, एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर भी बैठता है। वो बैठ के वो एक मीटिंग करते हैं कि जैसे जितनी भी हमारी टाइम लाइन बच गई है 45 से 30 दिन में, उसमें हमें पूरा प्रोडक्शन, पूरी शिपमेंट कैसे रेडी करनी है, ये सारी चीज़ें उसमें आपको डिसाइड की जाती हैं कि कब हमारी प्लानिंग, कब हमारी कटिंग की प्लानिंग होगी, कब हमारी स्टिचिंग की प्लानिंग होगी, कब हमारी फिनिशिंग होगी, पैकिंग कब होगी, कितने दिन में पैकिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी, कब हमारा फाइनल पैक होगा, शिपमेंट कब तक जाएगी। ये सारी हमारी प्री प्लानिंग की जाती है। जैसे ही हमारी पीपी मीटिंग खत्म होती है, अब प्रोडक्शन वालों का काम स्टार्ट होता है। प्रोडक्शन वालों का काम क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, वो कुछ डेवलपमेंट सैंपल बनाते हैं, कुछ पीसेस बनाते हैं, ताकि उन्हें एक आइडिया लग सके कि प्रोडक्शन में उनको फाइनली बनाना क्या है। जैसे ही वो सैंपल बनते हैं, वो अपने मर्चेंडाइजर से या फैशन मर्चेंडाइजर से उस सैंपल पे अप्रूवल लेते हैं कि ये हमारा सैंपल प्रोडक्शन में ऐसा बनना है। जैसे ही उस पर अप्रूवल होती है, अप्रूवल होते ही हम प्रोडक्शन स्टार्ट, बल्क प्रोडक्शन मतलब बल्क मीन्स ह्यूज क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी में हम कटिंग स्टार्ट करते हैं, उसकी सारी कटिंग करते हैं, स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। और जब आपकी पूरी कटिंग हो जाती है, स्टिचिंग पे हमारी चीज़ें चली जाती हैं, और स्टिचिंग पे होने के बाद कुछ क्वांटिटी में 25% अप्रॉक्स जो क्वांटिटी अभी हमारी स्टिच हो गई है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने बायर्स, बाइंग हाउस के थ्रू, उनकी जो क्वालिटी टीम होती है, उनसे हम क्या करते हैं, अरेंज एंड इनलाइन इंस्पेक्शन, मतलब एक इंस्पेक्शन अरेंज कराते हैं ताकि वो आए, हमारी प्रोडक्शन यूनिट आए, वो देखें कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो सही बन रही है, नहीं बन रही है। अगर कोई क्वालिटी इशू होता है तो वो इनिशियल स्टेज पे ही हमें अवेयर कर देते हैं कि हमें ये क्वालिटी नहीं चाहिए, हमें ये स्टिचिंग ऐसी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई टेक्निकल इशू आता है, तो वो उसे रिजॉल्व करते हैं। इसके बाद अगला स्टेप आता है सेंड अ टेस्ट सैंपल ऑफ थर्ड पार्टी टेस्टिंग सेंटर। जैसे ही हमारी ये चीज़ें प्रोडक्शन में स्टार्ट होती है, हम साथ के साथ जो भी गारमेंट बनता है, हमें उसे एक टेस्टिंग लैब होता है जिसमें हमें भेजना होता है। उसमें क्या करते हैं, हमारी जितने भी गारमेंट से रिलेटेड टेस्टिंग, उसकी टीयर स्ट्रेंथ, उसकी कलर फास्टनेस, उसकी जितनी भी क्वालिटी, जितने भी टेस्टिंग पैरामीटर्स होते हैं, वो बायर्स के अलग अलग पैरामीटर होते हैं। उनके पैरामीटर के अकॉर्डिंग टेस्टिंग लैब वो टेस्ट करता है कि जो भी पैरामीटर है, उस पैरामीटर को वो बीट कर पा रहा है कि नहीं, उस टेस्टिंग पैरामीटर से वो पार कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर कोई क्वालिटी में प्रॉब्लम है तो क्या हम उसी इनिशियल स्टेज पे उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें टेस्टिंग कराते ही हमें पता चल जाती हैं, और जैसे ही हमें पता चलती है अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारी पूरी प्रोडक्शन वैसे ही चलती है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम इनिशियल स्टेज पे ही उसको रिजॉल्व करके फिर हम अपनी प्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं। अगला स्टेप है आफ्टर कंप्लीटिंग फॉर बल्क प्रोडक्शन अरेंज फाइनल इंस्पेक्शन। कहने का मतलब ये है, जैसे ही हमारी पूरी क्वांटिटी की सिलाई हो जाती है, स्टिचिंग हो जाती है, फिनिशिंग हो जाती है,
जब पैकिंग स्टार्ट होती है, जैसे ही हमारी पैकिंग खत्म होती है, वैसे ही हम फाइनल इंस्पेक्शन के लिए, जैसे हमने इनिशियल स्टेज पे हमने बाइंग हाउस के क्वालिटी के बंदे को बुलाया था, वैसे ही हम फाइनल इंस्पेक्शन के टाइम उस बंदे को बुलाते हैं, उस इंस्पेक्शन के लिए बुलाते हैं और हम अपनी पूरी शिपमेंट की इंस्पेक्शन कराते हैं। अगर इंस्पेक्शन करने वाले ने हमारे गो हेड दे दिया है कि आपकी इंस्पेक्शन ओके हो गई है, सारे प्रोडक्ट्स आपके अच्छे हैं, सारे गुड्स आपके अच्छे हैं, तो हम उसे शिप कर सकते हैं। अगर उसने कोई क्वालिटी इशू रेज किया या कोई दिक्कत समझाई, तो हमें पहले उस क्वालिटी को रिमूव करना पड़ता है, उस इशू को रिजॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद हम अपनी शिपमेंट भेज सकते हैं। जैसे ही हमारी इंस्पेक्शन ओके होती है, हमारा अगला स्टेप आता है अरेंज ऑल कमर्शियल पेपर ऑफ शिपमेंट। हमें शिपमेंट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें अरेंज करना पड़ता है। उसके अरेंजमेंट के बाद इसके लिए हमारी एक शिपिंग डिपार्टमेंट होता है जो ये सारे शिपिंग की चीज़ें देखता है, बट हमें उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ता है उस डिपार्टमेंट को कि हमारी शिपमेंट रेडी है, आप इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो जो अप्रूवल लेनी है वो आप अप्रूवल ले लो, और जिस डेट पे आपकी शिपमेंट जानी होती है उस डेट को हम उन्हें बता देते हैं, उस डेट पे हमारी शिपमेंट चली जाती है। अगला स्टेप है शिपमेंट। जैसे मैंने अभी बताया कि सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, सारी चीज़ें पूरी होती है, पेमेंट्स क्लियर होते हैं, तो हमारी शिपमेंट बायर के पास चली जाती है। शिपमेंट भेजने के बाद हमारा एक स्टेप और आता है जिसमें सेंडिंग डॉक्यूमेंट टू बायर। जैसे ही आपकी शिपमेंट आपके घर से निकलती है, वैसे ही आपको सारे डॉक्यूमेंट अपने बायर को सेंड करने होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट को रिलीज करने के लिए उन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको टाइमली उन डॉक्यूमेंट्स को अपने बायर को भेजना होता है। दूसरा, ये इंडिकेशन भी होता है बायर के लिए कि हमारी शिपमेंट यहाँ से जा चुकी है, तो उनका अगला स्टेप होता है कि वो हमें जो भी हमने शिपमेंट भेजी है उसकी पेमेंट हमें बैंक रिलीज कर दें। जो भी पेमेंट है वो हमें जो प्रोडक्शन हाउस है जिन्होंने उत्पाद को बनाया है उनकी जितनी भी कॉस्ट है, उनकी जो भी लागत है, लागत के अलावा जो भी उनकी जो जिस रेट पे उनका प्रोडक्ट फाइनल है उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो उनकी पेमेंट टाइमली कर सकें। अगला टाइप ऑफ मर्चेंट जो है वो है रिटेल मर्चेंट। रिटेल शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द रिटेलन से हुई है, जिसका अर्थ है फिर से काटना। खुदरा व्यापार में बड़े उत्पाद से एक छोटे हिस्से को काटना और अंतिम उपभोक्ता तक बेचना, ये शामिल है इसमें। आज के समय में जो दिखता है वो बिकता है, यह जुमला वर्तमान में बाजार का सूत्र वाक्य बन चुका है। बेहतर दिखने और बाजार पर राज करने की इसी कश्मकश के चलते रिटेल मर्चेंडाइजिंग के क्षेत्र में आज तेजी से विकास की गति तेज होती जा रही है। रिटेल सेक्टर में आय उछाल और मॉल कल्चर के बढ़ते कदमों के कारण आज डिस्प्ले और वर्चुअल मर्चेंडाइजिंग की मांग ग्राहक संबंधी सभी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, अब वह चाहे शोरूम हो या फिर रेस्टोरेंट। कहने का तात्पर्य है कि आज का जो कल्चर है उसमें ये बात सत्य है कि जो दिखता है वो ही बिकता है। तो इस कल्चर को अडॉप्ट करते हुए एक नया मर्चेंडाइजिंग का स्कोप स्टार्ट हुआ है जिसे हम कहते हैं रिटेल मर्चेंडाइजिंग। इसमें किसी भी जैसे अभी तक हमने जो बात की, जितनी भी बातें हमने की शिपमेंट से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? जब आप इसको कहीं विदेश में आपको कोई मटेरियल सेल करना है, विदेश के लिए शिपमेंट तैयार करते हैं, तो हम ये सारी चीज़ें करते हैं। बट अगर हमारे इंडिया में प्रोडक्ट बन रहा है और इंडिया में सेलिंग के लिए हमें एक चैनल चाहिए, तो वो चैनल रिटेल मर्चेंडाइजिंग के ही थ्रू होती है। जैसे आज के समय में शॉपर स्टॉप, डब्लू, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो रिटेल जिनमें बहुत सारे रिटेल मर्चेंडाइजर काम करते हैं, जो ग्राहकों की रिक्वायरमेंट को समझते हैं और उनकी प्रोडक्शन करके ग्राहकों तक उन्हें पहुंचाते हैं। आइए अब हम समझते हैं इनकी कार्य प्रक्रिया। इनकी कार्य प्रक्रिया क्या है? एनालाइजिंग द कस्टमर, मतलब कस्टमर मतलब हम जैसे ग्राहक, जिन्हें जो प्रोडक्ट चाहिए उनको एनालाइज करना कि उन्हें किस तरह का गारमेंट चाहिए, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, वो एनालाइज करना। अगला स्टेप है स्टोर फैशन इमेज। उनको अपने इस फैशन स्टोर को कैसे डिस्प्ले करना है ताकि लोग आकर्षित हो, कैसे डिस्प्ले करना है, क्या प्रोडक्ट रखना है, इनको वो डिसाइड करते हैं कि
कैसे मेंटेन करें ताकि लोग आकर्षित होकर उनके स्टोर पे शॉपिंग करें। अगली पॉलिसी है मर्चेंडाइजिंग पॉलिसी। जैसे अभी जो प्रोसेस हमने उसमें बताया कि मर्चेंडाइजिंग की पॉलिसी कैसे होती है, कैसे ऑर्डर आता है, कैसे हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कैसे शिपमेंट भेजते हैं, वो ही पॉलिसी बट एक छोटे स्तर पे आपको यहाँ पे भी रिटेल मर्चेंडाइजर को करनी पड़ती है। वो प्रोडक्शन हाउस से कोऑर्डिनेट करते हैं, अपनी शिपमेंट बनवाते हैं, शिपमेंट बनवाने के बाद उसे मंगवाते हैं, मंगवाने के बाद अगला स्टेप आता है रिसीविंग एंड स्टॉकिंग। जब उनका प्रोडक्ट वहाँ पे बन जाता है वो अपने उसको रिसीव करते हैं और अपने स्टॉक में अगले के सेल के लिए स्टोर करके रखते हैं। इसके बाद अगला स्टेप आता है उनका डिस्प्ले। जब उनके पास अपना प्रोडक्ट आ जाता है तो वो क्या करते हैं, अपने अलग अलग स्टोर्स पे अपने प्रोडक्ट्स को भेजते हैं ताकि कस्टमर वहाँ पे खरीद सके। उसके लिए उनको क्या करना होता है कि जैसे अभी आपको बताया ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो उसके लिए वो बहुत अच्छे से डेकोरेशन के साथ, आपने देखा होगा दिवाली या दशहरे में जब आप कभी विंडो शॉपिंग करने जाते हो या शॉपिंग करने जाते हो तो आपने देखा होगा बाहर कांच से बहुत अच्छे से डिस्प्ले करके वो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं ताकि उससे लोग आकर्षित होकर उन प्रोडक्ट्स को खरीदें। उसके बाद अगला स्टेप है सेल्स प्रमोशन। उनको समय समय पर अपने सेल्स के लिए सेल्स प्रमोशन भी करना पड़ता है। तरह तरह की इसके लिए वो तरह तरह की छूट और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं ताकि लोगों को आपके प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज हो और ग्राहक आके वो प्रोडक्ट खरीदें। अगला स्टेप है कस्टमर सर्विस। ये अगर हम रिटेल बिजनेस में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर आपने अगर समस्या भी नहीं कह सकते, ये आपकी एक पॉलिसी कह सकते हैं कि अगर आपने किसी कस्टमर को सर्विस दी है तो उस कस्टमर को सर्विस देने के बाद बहुत सी ऐसी रिटर्न पॉलिसी या अगर कोई प्रोडक्ट में डिफेक्ट है तो उस सब चीज़ों को कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि कस्टमर आपके पास दोबारा रिटर्न आपके प्रोडक्ट्स को खरीदने आए। अगला है रिटेल सेलिंग। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर अपनी जो हमारा रिटेल मर्चेंडाइजर होता है अपने स्टोर पे तो सेलिंग करता ही है, साथ के साथ वो डिफरेंट स्टोर्स में भी अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करता है। अगला स्टेप है सेल्स एवोल्यूशन। सेल्स एवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि वो रिटेल मर्चेंडाइजर का काम होता है कि वो अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स की सेलिंग हो रही है उसका एक रिकॉर्ड रखे। रिकॉर्ड रखता है तो उस चीज़ को उसके लिए भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है कि हमारे किस तरह के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, कैसा कस्टमर, उनके आसपास के एनवायरनमेंट में जो कस्टमर है उनकी पसंद क्या है, वो किस तरह के प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं। ये उन्हें उस समय फायदा करता है जब वो अपनी नई कलेक्शन रेडी करते हैं। वो इन पुराने रिव्यू को, पुराने एवोल्यूशंस को मद्देनजर रखते हुए अपनी अगली कलेक्शन तैयार करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा कि मर्चेंडाइजिंग क्या होती है, मर्चेंडाइजर कौन होता है, मर्चेंडाइजर के प्रकार क्या होते हैं और उनकी कार्य प्रक्रिया क्या होती है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। आशा है कि आपको मेरा ये प्रशिक्षण पसंद आया होगा और आपको इससे काफ़ी आपको मदद मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हूँ। धन्यवाद।